नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें एक दो क्लास का बस आपका सिलेबस बचा हुआ है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में जो टॉपिक है जिसका नाम है डिडक्शन ऑफ स्टीफन्स लॉ। ठीक है, किसका डिडक्शन पढ़ना है आज? स्टीफन्स लॉ का। डिडक्शन यानी उत्पत्ति यानी प्रूफ किसका? स्टीफन्स लॉ का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने वीन के लॉ का डिडक्शन पढ़ा था और प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूले की हेल्प से। तो डिडक्शन ऑफ स्टीफन्स लॉ और फ्रॉम प्लांक, ठीक है, फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है जी, फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। हेडिंग समझ में आई? यानी प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला था या कह सकते हो प्लांक का जो विकिरण सूत्र था उसकी सहायता से स्टीफन का नियम आपको स्थापित करना है। ठीक है जी, तो इसमें आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हो? आप जानते हो प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ठीक है जी, वी नो दैट प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। और किसकी टर्म में? तो इन टर्म्स ऑफ, ठीक है जी, किसके टर्म में? ये होगा उसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेके चलेंगे यानी आवृत्ति के पदों में। ठीक है जी, क्या होता है आपको याद है? यू न्यू लिखवा रखा है ना, डी न्यू बराबर 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, और यहाँ होता है न्यू क्यूब इंटू डी न्यू, अपॉन में होता है ई की पावर एच न्यू अपॉन लैम्डा के टी, एच न्यू अपॉन के टी -1। ठीक है जी, क्लियर है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा रख लेते हैं तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी हो जाता है। ठीक है जी, जो वो वेवलेंथ के टर्म्स में होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे आप लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, और इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब आप यूज करेंगे किसका? एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, देखो क्या था वो, पहले मैं लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला था आपका एनर्जी का, रेडिएशन एनर्जी का, है ना। रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। क्या होता था? मैंने बताया था एनर्जी डेंसिटी से यू से वो इस प्रकार रिलेटेड था। जब स्टीफन्स लॉ को प्रूफ किया था ना नॉर्मल तरीके से, तब मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया था। ई बराबर 1/2 UC। यू क्या है आपको पता है? एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व। सी क्या है? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ई है रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड को आप स्पेक्ट्रल रेडियंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा स्पेक्ट्रल रेडियंसी। ठीक है जी, क्या? स्पेक्ट्रल रेडियंसी। ठीक है जी, और किसकी टर्म में? ये किससे? हाँ, इन टर्म्स ऑफ यू की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में, है ना, पदों में। क्या आएगा? स्पेक्ट्रल रेडियंसी ई बराबर क्या होता है? 1/4। ठीक है जी, 1/4 UC। और यहाँ ई लैम्डा कह दूँ, बल्कि ई न्यू के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना अब तो सारी ही इसके सफिक्स में क्या लिखो? ई न्यू। और यहाँ भी इसके सफिक्स में क्या लिख लो? यू न्यू, है ना। तो बताओ यहाँ से यू न्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी भाई? 4 ई न्यू अपॉन सी। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रख दो? फर्स्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, ये आ जाएगा। यू न्यू की वैल्यू रखो 4 ई न्यू अपॉन सी इंटू डी न्यू बराबर 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, है ना। और ये हो जाएगा न्यू क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी और माइनस का 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो 4 2 जा 8। ठीक है जी, और यहाँ से आप निकाल दो ई न्यू डी न्यू,
क्या आएगा, c इधर पहुंच जाएगा बस, है ना। तो ये आएगा 2πh, बल्कि c से एक पावर कट जाएगी, ठीक है जी। तो 2πh ऊपर बचा और जो c की एक पावर कटी थी तो ये नीचे क्या बचा, c²। और ये है आपका न्यू क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन के टी -1। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। अच्छे से दिख भी रहा है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है जी। तो इसके बाद देखो इधर कर लेते हैं। अब देखो ये जो ई न्यू डी न्यू है ये स्पेक्ट्रल रेडियंस आ गई, ठीक है। किस वेवलेंथ के बीच, है ना, किस वेवलेंथ रीजन के बीच, लैम्डा वो न्यू वेवलेंथ नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी के रेंज बात करेंगे, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू, है ना। पहली वो जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, उसकी पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, और लास्ट की कितनी है, न्यू प्लस डी न्यू। तो यानी बीच की जो फ्रीक्वेंसी है रेंज वो कितनी होगी, डी न्यू, तो इसलिए डी न्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। और अब मान लो डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बात ना करें, कंप्लीट के लिए बात करें, तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी, स्पेक्ट्रल रेडियंसी, ठीक है जी, फॉर कंप्लीट, है ना, कंप्लीट रीजन या रेंज, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो भी रीजन है पूरा, है ना, उसके लिए आप कंप्लीट स्पेक्ट्रल रेडियंसी निकाल दो तो क्या हो जाएगा, जिसे आप ई कहते हैं, ई कहते हैं ना, तो वो है इसका ई न्यू डी न्यू का क्या हो जाएगा भाई, डी न्यू आ रहा है, इसका मतलब लिमिट किसकी लोगे, न्यू की, फ्रीक्वेंसी की। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। और इधर देखो आप, इसकी वैल्यू तो आपके पास है ई न्यू डी न्यू की, ई न्यू डी न्यू की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दो, तो ई बराबर क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। चाहो तो आप इसे डाल सकते हो इक्वेशन कोई सी, सेकंड मान लो चाहे, तो कहाँ से रख रहे हो, सेकंड से लिख सकते हो। तो 2πh अपॉन c² और न्यू क्यूब इंटू डी न्यू, और अपॉन में क्या है, e की पावर h न्यू अपॉन के टी और -1। कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो ये कहाँ से रखी है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से आपने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब देखो कांस्टेंट ले आओ बाहर, कांस्टेंट बाहर लाओगे तो 2πh अपॉन c² बाहर आ गया, और जो अंदर बचा उस अंदर लिख लो, क्या है ये, न्यू क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन के टी और -1। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। देखो एक काम करेंगे, यहाँ से एक काम कर लो, पुट ये जो h न्यू अपॉन के टी है इसे मान लो x, तो यहाँ से बताओ न्यू बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, के टी एक्स अपॉन एच, ठीक है जी। न्यू बराबर क्या आएगा, के टी एक्स अपॉन एच। यहाँ से देखो डी न्यू अपॉन डी एक्स निकाल लो, तो देखो के टी अपॉन एच बचेगा, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ डी न्यू, हाँ डी न्यू बराबर कितना आ जाएगा, डी न्यू बराबर आ जाएगा आपका के टी अपॉन एच इंटू डी एक्स, ठीक है जी। डी न्यू कितना आएगा, के टी अपॉन एच इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो भैया डी न्यू तो निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और लिमिट भी चेंज कर लो, है ना, लिमिट भी तो चेंज करेंगे। यहाँ देखो, चलो ये देख लो, इफ़ देखो जब न्यू की लिमिट 0 थी तो एक्स की लिमिट क्या होगी, न्यू की लिमिट 0 तो एक्स की भी क्या होगी 0, और जब न्यू की लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी रखो तो एक्स की भी कितनी आएगी, इन्फिनिटी, ठीक है जी, क्लियर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या करना है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चल रही हैं, अब तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आ जाओ 100, है ना, देखो ध्यान से, E बराबर क्या आएगा,
2 पाई h अपॉन c स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। और ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, लिमिट तो चेंज होके भी वही रहेंगी ना। और देखो न्यू की जगह क्या रखना है, न्यू क्यूब है ना, तो यहाँ जाएगा इस सारे का क्यूब। ठीक है जी, क्या आएगा k क्यूब है ना, t क्यूब अपॉन h क्यूब। न्यू का क्यूब था और x का क्यूब भी तो आएगा। ठीक है, के टी एक्स अपॉन एच का होल क्यूब हो जाएगा और इंटू डी न्यू है ना, या पहले अपॉन में ये लिख लो e की पावर x माइनस 1, इस सारे की जगह तो x रख देना और डी न्यू की वैल्यू रख दो। फिर डी न्यू की वैल्यू क्या है, के टी अपॉन एच इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही है। तो e बराबर कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, तो 2 पाई h तो पहले से ही था और ये k की पावर 4 बाहर आएगा। ठीक है जी, और ये t की पावर 4 बाहर आएगा और ठीक है ना, अपॉन में h की पावर 4 बाहर आएगा, ऐसे है ना। तो अंदर बचेगा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल है ना, और ये बचेगा x क्यूब अपॉन a की पावर x माइनस 1 और इंटू में क्या बचा dx। x वाले तो अंदर रहेगा बस, बाकी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप खुद देख के बताओ, इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको है ना। तो इसका इंटीग्रल आपको करना नहीं है बल्कि डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है जी, क्योंकि ठीक है इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है जी, k की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन h एक कट जाएगा तो c स्क्वायर h क्यूब बचेगा बस। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे पाई की पावर 4 अपॉन 15 होती है। और साइड में आप बता भी देंगे कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब अपॉन ए की पावर x माइनस 1 जो होता है इंटू डी एक्स, ये होता है पाई की पावर 4 अपॉन 15। ठीक है, करके नहीं दिखाना, याद रखना है सिर्फ, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी ना है, फिजिक्स है। ई बराबर क्या आएगा, आप देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा 2 पाई की पावर 5 हो जाएगा है ना, और k की पावर 4 अपॉन 15 c स्क्वायर h क्यूब, ये सारा एक साथ ले लो और t की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ध्यान दो, ये जो है 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन 15 c स्क्वायर h क्यूब, ये सारा सिग्मा मान लेंगे। और सिग्मा आप जानते हो क्या होता है, स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा क्या होता है, स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन का नियतांक है। इस सारे को आप देख लो, सारा कांस्टेंट ही तो है, तो सिग्मा मान लिया। तो ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा टी की पावर 4, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है जी, और यही क्या है, यही है आपका इट इज स्टीफन्स लॉ। ठीक है जी, ये क्या है, यही है आपका स्टीफन्स लॉ, स्टीफन का नियम है यही, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो स्टीफन के लॉ का डिडक्शन किया है हमने किसकी हेल्प से, प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है जी, तो नीचे लिख देना इट इज़ द, ये लिख देना स्टीफन्स लॉ फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। कर लोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है जी, अगली हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है जी, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हिंदी में कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन यानी ठंडा करना, कूलिंग भी ठंडा करना होता है, तो यानी ठंडे होने की बात है, इसमें शीतलन की बात है। तो आप क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है जी, तो देखो हेडिंग क्या है, न्यूटन्स, भाई न्यूटन का है लॉ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है जी, देखो ध्यान दो क्या होता है, ये होता है इस तरीके से।
ठीक है जी। यानी कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, उसके जो ठंडे होने की दर है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, तापांतर के समानुपाती होती है। और तापांतर देखो टेम्परेचर कौन कौन सा है, तो T तो है बॉडी का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर, कोई द्रव के लिए बात करें तो, और T नोट क्या है, वातावरण का टेम्परेचर, सराउंडिंग्स का। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहते हैं, है ना, देखो ध्यान दो, E क्या होता है, E है हीट लॉस, क्या है, हीट लॉस। और हीट लॉस या एनर्जी लॉस कह सकते हो, ठीक है जी। तो एनर्जी में कमी होती है ना, तो लॉस ही हो रहा है, तो हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर सेकंड। और कोई चीज़ पर सेकंड होती है तो उसे रेट भी कह सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं द रेट, ठीक है, ऑफ रेट किसका, हीट लॉस का, ठीक है जी, द रेट ऑफ हीट लॉस। और कहाँ से, पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, या फ्रॉम यूनिट एरिया कह सकते हो। ठीक है जी, ये कैसा होता है, देख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है, ठीक है जी, किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस किस किसका है, तो मैंने बताया, देखो द रेट ऑफ हीट लॉस, है ना, पर यूनिट एरिया। और ये किसका है हीट लॉस, तो किसी लिक्विड के लिए बात कर सकते हो, किसी बॉडी के लिए बात कर सकते हो, कुछ भी है ना। तो द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस किसका है, तो मैंने बताया, T तो बॉडी का टेम्परेचर है ना, और T नोट क्या है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर। तो मान लो जैसे किसी लिक्विड के लिए ही भी कह सकते हो, तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस किस किसका है, डिफरेंस किसका है, या ऐसा कह दो डिफरेंस किसका है, टेम्परेचर्स का। और टेम्परेचर किसके हैं, तो लिक्विड का और सराउंडिंग्स का। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ लिक्विड एंड सराउंडिंग्स, लिक्विड एंड सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स आप समझते हैं, सराउंडिंग्स क्या होता है, यानी कि वातावरण। ठीक है जी, कर लोगे। तो इसका मतलब है ये ई क्या है, मैं आपको बता दूं, ये ई क्या है, हीट लॉस है, हीट लॉस पर यूनिट एरिया और पर सेकंड। लेकिन जब पर सेकंड बात आती है तो उसे रेट भी कह देते हैं। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर सेकंड, या पर सेकंड नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप रेट कह सकते हो। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। और टेम्परेचर डिफरेंस किसका है, तो है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये है। ठीक है जी, इसका मतलब है एक टेम्परेचर किसका है, एक टेम्परेचर तो लिक्विड का है और एक टेम्परेचर सराउंडिंग का है। ठीक है, तो मैं वेयर करके फिर इसके बाद दैट इज करके आप ये लिख देंगे, यानी पहले तो आप ये लिखेंगे फिर दैट इज करके एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब पहले लैंग्वेज लिखनी है और दैट इज करके फिर वो लिख देना है। ठीक है, मैं वेयर करके बता भी देता हूँ। चलो फिर वेयर करके आपको क्या लिखना है कि T बराबर क्या है, ये टेम्परेचर है किसका, लिक्विड का, और T नोट क्या है, टेम्परेचर है किसका, सराउंडिंग्स का, यानी कि वातावरण का, है ना। तो वातावरण का टेम्परेचर है ताप, सराउंडिंग्स यानी वातावरण। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इससे आप है ना कर लें, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैंने कहा टेम्परेचर डिफरेंस के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर किस किस के हैं, तो बताया टेम्परेचर एक तो लिक्विड के है ना, और एक सराउंडिंग्स का। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस लॉ को हम प्रूफ करेंगे किसके माध्यम से, ठीक है जी, इसे प्रूफ करेंगे स्टीफन्स लॉ के माध्यम से। तो हेडिंग डालिए
ऐसे लिखना डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। ठीक है जी, डिडक्शन किसका है? डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और किसकी हेल्प से? फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। किसकी हेल्प से जी? स्टीफन्स लॉ की हेल्प से, है ना, जो आपने पढ़ा है स्टीफन का नियम, और ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलो तो देख लेंगे, याद रहेगा ये आपके। तो स्टीफन का लॉ लेके चलो, है ना, तो स्टीफन का लॉ तो जानते हो, बल्कि स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला लेके चलेंगे, है ना। तो आप जानते हैं क्या होता है भाई, E बराबर सिग्मा, है ना, याद है ना आपको, टी स्क्वायर वो टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, याद है ना। तो मान लो लेट या इफ जो टी है वो टेम्परेचर है बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, लिक्विड के, है ना, क्या क्या लिख दिया, LIQ, हाँ सब आई से लग रहे हैं ठीक, देखो मैंने कहा टेम्परेचर, मैंने बॉडी का T मान लिया यानी लिक्विड का, और T नोट मान लिया मैंने टेम्परेचर किसका, T नोट इज द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, है ना, बी द T नोट बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका है, ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स यानी वातावरण का, और साथ में ये भी बात कह रहे हैं कि T एंड T इज ग्रेटर देन T नोट, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग्स का कम है, तभी तो देखो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तभी तो टेम्परेचर में क्या होगा, कमी आएगी, लॉस होगा, और यदि सराउंडिंग्स का ज़्यादा टेम्परेचर है और बॉडी का कम है तो फिर कहाँ कमी आएगी, है ना, फिर तो बल्कि टेम्परेचर ज़्यादा से कम की ओर चलता है ना, फिर तो बॉडी को मिलेगा टेम्परेचर, हीट मिलेनी चाहिए, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर में लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो देन फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, याद है ना आपके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार निकालते हैं हम हीट एनर्जी, है ना, या एनर्जी लॉस कह दो, हीट लॉस कह दो, एक ही बात है, हीट लॉस, है ना, और हीट लॉस पर सेकंड कह दो या रेट ऑफ हीट लॉस कह दो, वो तो एक ही बात है ना। तो हीट लॉस पर सेकंड और पर यूनिट एरिया, याद है ना, ठीक है जी, हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर सेकंड, है ना, या पर सेकंड की जगह आप रेट भी कह सकते हो। वो क्या होता है बताइयो, E बराबर होता है सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4, याद है आपके। ठीक है जी, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसे लेके चल रहे हैं, मेन तो लॉ स्टीफन का ही है ये भी, लेकिन बोल्ट्जमैन ने प्रूफ किया था। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। अब देखियो इसे ऐसे कर लो, सिग्मा, इसे ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी नोट स्क्वायर, और इसे टी स्क्वायर माइनस टी नोट स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ गए होंगे आप, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। और फिर इसे भी ऐसे कर लो, पहले वाला तो ऐसे रखो, इसे भी ऐसे कर लो, टी प्लस टी नोट और टी माइनस टी नोट। ठीक है, और अब मान के चल लो, इफ़ ये कि मान के चल रहे हैं हम टी और टी नोट टेम्परेचर लगभग कैसे हैं, सेम है, लगभग बराबर। तो देखो क्या आएगा, यहाँ मत रखना, ये तो जीरो हो जाएगा सारा, यहाँ रखो, तो सिग्मा टी की जगह टी नोट रख लो, दोनों जगह, है ना, यहाँ नहीं रखना, यहाँ ऐसे रहने दो। तो कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा 2T नोट का स्क्वायर, और ये 2T नोट, और ये T माइनस टी नोट। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 सिग्मा टी नोट की पावर 3, ये आया नहीं।
और ये तो है ही टी माइनस टी नोट, और ये एक कांस्टेंट है तो इसे आप हटा सकते हो। जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है, यानी समानुपाती का नियतांक। और आप खुद देख के बताओ, ये जो बॉक्स में बंद हुआ है यही तो है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। तो इसका मतलब है कि हीट लॉस, है ना, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, या ऐसे कह सकते हो रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी या लिक्विड, ब्रैकेट में लिक्विड ले सकते हो, एंड सराउंडिंग्स। यानी जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पे हेंस करके लिख देना और नीचे लिख देना इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यानी स्टीफन का लॉ को लेके चले और किसका लॉ ले आए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ले आए, है ना। इसका मतलब है आपने न्यूटन्स लॉ का प्रूफ कर लिया है, और वो भी किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, स्टीफन्स लॉ की हेल्प से, या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की हेल्प से। बात एक ही है, मेन तो लॉ स्टीफन का ही है, ठीक है। तो ये आपके दो लॉ मैंने आज के लेक्चर में कराए। एक तो आपको याद है मैंने आपको प्रूफ कराया स्टीफन्स लॉ किसके हेल्प से, प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले की हेल्प से, और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको मैंने प्रूफ कराया और साथ में उसका स्टेटमेंट भी कराया, ठीक है। और प्लांक, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने आपको प्रूफ कराया स्टीफन्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।